Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss about syllabus of combined section officers, assistant directors, LDC for this year. So why it is combined? Because it consists of Indian Foreign Services, Railway Board Secretariat Services, Intelligence Bureau, Armed Forces Headquarters Civilian Service and Employee State Insurance Corporation. सो क्या है, ये जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ये कंबाइंड है. कंबाइंड इसलिए है क्योंकि ये एक साथ इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेलवे सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इन सब का ये एग्जामिनेशन एक साथ लेती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इसीलिए इसका नाम है कंबाइंड एलडीसी एग्ज़ाम. ठीक है. सो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है. और एज फार एज ईएसआईसी इज कंसर्न्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ ईएसआईसी फर्स्ट एवर एग्जाम वाज कंडक्टेड इन मार्च 23. सो पहले बैच का, इसमें बाकी इन लोगों का सेक्रेटेरिएट का भी होता है. आई हैव मिस्ड समवेयर सेक्रेटेरिएट. सो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आल्सो इंक्लूड्स सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फॉर द सेक्शन ऑफिसर. सो सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, इंडियन फॉरेन सर्विस का, रेलवे बोर्ड का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, आर्म फोर्सेस का, ये सब का होते आया है, पहले से होते आया है. ईएसआईसी को पहली बार इस कंबाइंड एग्ज़ाम में हिस्ट्री में, इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ईएसआईसी को इस कंबाइंड एग्ज़ाम में इंक्लूड किया गया, जो 11-12 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है. सो ये कंबाइंड है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी अलग अलग सर्विसेज का पहले ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं. इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. सो इसमें 11 कैटेगरी है. ये जो कंबाइंड सर्विसेज हैं इसमें 11 कैटेगरीज का एग्ज़ाम है. सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस का होता है, सेक्शन ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस का होता है, सेक्शन ऑफिसर रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट के होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के होते हैं. उसके बाद से सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के होते हैं. उसके बाद से सेक्शन ऑफिसर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज के एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआईसी के. सो 11 कैटेगरी में एग्ज़ाम होता है. 11th कैटेगरी जो दिया गया है वो ईएसआईसी को दिया गया है. ये कैटेगरी लगभग फिक्स होती है. सो 11th कैटेगरी ईएसआईसी को दिया गया है क्योंकि सबसे लास्ट में इसको इंक्लूड किया गया है. पहले इन्हीं लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, अभी इसमें पहली बार ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ है. तो हम पहले ही बताते चलें, इस 11 कैटेगरी के लिए सिर्फ वही क्वालिफाई करते हैं, इस 11th कैटेगरी में सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो ईएसआईसी में मिनिमम 2 इयर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हों. जो मिनिमम 2 इयर्स के लिए ईएसआईसी में सोशल सिक्योरिटी के पोस्ट पर रहे हों ऑन द स्पेसिफिक डेट, वो डेट मेंशन करते हैं नोटिफिकेशन में. ओनली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई. इसको विस्तार से हम देखें. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. पहले कैटेगरी में 5 ईयर सर्विस चाहिए, सेकेंड कैटेगरी में 5 ईयर सर्विस चाहिए, थर्ड कैटेगरी में भी 5 ईयर सर्विस चाहिए, फोर्थ कैटेगरी में 3 ईयर सर्विस चाहिए, फिफ्थ कैटेगरी में 5 ईयर सर्विस चाहिए, सिक्स्थ कैटेगरी में 3 ईयर सर्विस चाहिए, सेवन्थ कैटेगरी में 5 ईयर सर्विस चाहिए, 8th कैटेगरी में रेगुलर अपॉइंटमेंट 4 ईयर है, 9th कैटेगरी में 3 ईयर, 10th कैटेगरी में 5 ईयर और 11th कैटेगरी जो है ईएसआईसी का है, जिसमें
2 ईयर्स रेगुलर सर्विस होना चाहिए। सो ESIC में असिस्टेंट डायरेक्टर अगर बनना है UPSC के थ्रू, तो इसमें 2 ईयर्स मिनिमम ESIC में सोशल सिक्योरिटी अफसर होना चाहिए। सिर्फ वे ही अप्लाई कर सकते हैं जो ESIC में सोशल सिक्योरिटी अफसर मिनिमम 2 ईयर्स के लिए कट ऑफ डेट, एक डेट मेंशन करती है UPSC, उस डेट पर होना चाहिए। सो ये हम कैटेगरी जो है 11th है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं। सो एग्ज़ाम का पैटर्न जो दिया है उसमें क्या है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। एग्ज़ाम को पार्ट 1 पार्ट 2 2 हिस्से में बांटा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा दिख रहा है, बड़ा कर लेते हैं। सो ये पार्ट 1 है। सो एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। पार्ट 1 में क्या है, रिटेन एग्जामिनेशन कैरिंग मैक्सिमम ऑफ 500 मार्क्स इन सब्जेक्ट्स एज शोन इन पैरा 2 बिलो। आगे सब्जेक्ट बताएंगे। सो क्या है, 500 मार्क्स का रिटेन एग्जाम होता है और ये स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड है। ये 9th कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये 9th कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये शॉर्ट हैंड वाले, शॉर्ट हैंड स्टेनो का के लिए ये एप्लीकेबल है। A is only applicable to all, B is specific to short hand stenographer, note is also related to B only। सो क्या है, 500 मार्क्स का रिटेन एग्जाम होता है। पार्ट 2 देखें क्या है। पार्ट 2 में क्या है, इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विस कैरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स। सो सर्विस रिकॉर्ड के इवेल्युएशन पर 100 मार्क्स है। किनके हैं, who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the commission in their discretion। सो क्या है, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 8 लिखा है यहाँ पर कि जो इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जो 100 मार्क्स का है, ये कैटेगरी 1, 2, 3, अच्छा यहाँ पर भी आ जाता है 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। सो कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 9 तक, आई रिपीट, कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 9 तक इनका 100 मार्क्स का इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज होता है। कैटेगरी 10 जो आर्म फोर्सेस का है, कैटेगरी 11 जो ESIC में असिस्टेंट डायरेक्टर का है, इन लोगों के लिए यहाँ पर पार्ट 2 में कहीं भी कैटेगरी 10 एंड 11 मेंशन नहीं है। सो पार्ट 2 का अगर यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी 10, कैटेगरी 11, कैटेगरी 10 आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर के लिए है, कैटेगरी 11 ESIC में असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनके लिए इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज नॉट अप्लीकेबल। सो इन दोनों कैटेगरी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ 500 मार्क्स का है। उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकलता है उसी पर उनका अपॉइंटमेंट होगा। ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का जो हमने इवेल्युएशन किया, पार्ट 2 के बेसिस पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज इज नॉट अप्लीकेबल फॉर कैटेगरी 10, कैटेगरी 11। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 और 11th कैटेगरी में इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि UPSC का जो रिजल्ट निकला है उसमें तो लिखा है कि क्वालिफाइड रिटेन एग्जाम फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज। चूँकि कंबाइंड रिजल्ट है तो कंबाइंड रिजल्ट में उसने कंबाइंड ही टर्मिनोलॉजी यूज किया है, बट ESIC के लिए इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए इवेल्युएशन की ज़रूरत नहीं है। एज फार एज ESIC एंड आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर इज कंसर्न्ड, जो भी उनका रिजल्ट निकल गया दैट इज़ फाइनल। बाकी
कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 9 का अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। जो इनका इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज होगा वो अपार के बेस्ड पर होगा, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे। सो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये मैंडेटरी है तीनों के लिए। पेपर 1 150 मार्क्स का, पेपर 2 150 मार्क्स का, पेपर 3 200 मार्क्स का। पेपर 1 2 आवर्स, पेपर 2 2 आवर्स, पेपर 3 3 आवर्स। सो पेपर 1 एंड 2 ऑब्जेक्टिव, पेपर 3 सब्जेक्टिव। अब चलिए डिटेल में देखते हैं इसमें क्या है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट एंड नॉलेज ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। सो यहाँ पर क्या क्या समझ में आया। एक तो आरटीआई एक्ट हमें देखना है, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट हमें देखना है, एक मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट हमें देखना है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जनरल नॉलेज हमें देखना है, और करंट अफेयर्स भी इतने आते हैं। जो सेकंड पेपर है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटेरिएट एंड अटैच्ड ऑफिसेस एंड जनरल फाइनेंशियल एंड सर्विस रूल्स। जनरल फाइनेंशियल एंड सर्विस रूल्स ये जो है, ये जो सिलेबस है ये बहुत ही कंसाइज है। इसके बाद हम पूरे लेंथ में इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर 3 जो है वो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है, प्रेसिज राइटिंग है। सो प्रेसिज राइटिंग और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इनका मिला करके 200 मार्क्स का है। सो इसका वेटेज बहुत हाई है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूपीएससी ले रही है, तो इसलिए रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी की व्यवस्था की गई है, दैट टू 1/3 है। सो अगर 3 गलती कर दिए तो 1 सही का मार्क्स गया। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसको न पॉजिटिव न निगेटिव, न्यूट्रल रहेगा। कैंडिडेट्स आर अलाउड द ऑप्शन टू आंसर द नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रेसी राइटिंग पेपर। जो पेपर 3 है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रेसिज राइटिंग का, ये हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो बाइलिंगुअल प्रिंट होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आइए इसका पेपर 1 का एग्जॉस्टिव सिलेबस देखते हैं। ये पेपर 1 है। सो पेपर 1 में ब्रॉड, हाँ यहाँ से देखते हैं। द पेपर विल कवर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस इन द प्रेजेंट डे। इसका मतलब करेंट अफेयर। प्लीज कीप ऑन इंटरप्रेटिंग एंड कीप ऑन नोटिंग डाउन। प्लीज टेक पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन। पेन और पेपर लेकर के नोट कर लीजिए। वैसे सेकेंड टाइम भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द पेपर विल कवर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस इन द प्रेजेंट डे। इसका मतलब करेंट अफेयर। क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द ब्रॉड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द 5 years प्लान। सो पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानकारी होना चाहिए, मेजर डेवलपमेंटल स्कीम्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंटेलिजेंस अवेयरनेस ऑफ करेंट अफेयर्स फॉर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। सो जो इंटेलिजेंस अवेयरनेस ऑफ करेंट अफेयर्स है वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल का होना चाहिए। सो इसको फर्दर हम समझते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बढ़िया से पढ़ लीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तब से इसमें क्वेश्चन का टेस्टिंग होता रहता है। तो इसलिए प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बढ़िया से थॉरोली स्टडी करना है। इसके क्वेश्चन दोनों में देखे गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन देखे गए हैं।
रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलग बुक है, राज्यसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलग बुक है। इन दोनों के क्लासेस हमने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। बाकी अगर कुछ कमी लगेंगे तो हम और भी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री में कौन कौन सेक्रेटेरिएट होती है, कौन कौन सेक्रेटरी होते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पूरा आपको इसमें देखना है। डेजिग्नेशन एंड एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। सो क्या है, जितने भी सब्जेक्ट मटेरियल हैं वो इस किस मिनिस्ट्री में आता है, किस डिपार्टमेंट में आता है, किस अटैच्ड ऑफिस में आता है, किस सबऑर्डिनेट ऑफिस में आता है, और उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये आपको पेपर ये यहाँ पर सीरियल नंबर 3 पर दिया हुआ है। एंड आरटीआई एक्ट में से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। आरटीआई एक्ट का हमने बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका एमसीक्यू भी अपलोड कर चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो कुछ और भी हम उस पर क्लासेस अपलोड करेंगे। जो पेपर 2 है, दिस पेपर इज इंटेंडेड टू बी इंटेंसिव एंड डिटेल्ड टेस्ट इन मेथड्स इन द प्रोसीजर ऑफ द वर्क इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटेरिएट एंड अटैच्ड ऑफिसेस, डिटेल्ड नॉलेज ऑफ जनरल फाइनेंशियल एंड सर्विस रूल्स। सो इसमें लाइक कंडक्ट रूल, लीव रूल, टीए रूल विल बी टेस्टेड। इसके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो फॉर कैटेगरी 1, 4, 8, 9, 11 में ESIC का है। सो इसमें मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर लेटेस्ट एडिशन। सो इसके लेटेस्ट एडिशन के सारे क्लासेस हमारे SGKG स्टडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। नोट्स ऑन प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर, ये ऑफिस प्रोसीजर जो है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट लिखा है, लेकिन ये भी क्या है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है। इसके कंप्लीट क्लासेज हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। हैंडबुक ऑफ ऑर्डर्स रिगार्डिंग यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, दिस इज फॉर कैटेगरी 1 एंड 4, इट इज़ नॉट फॉर कैटेगरी 11। ESIC के लिए 3rd पॉइंट नहीं है। 4th में फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, जिसको क्या बोलते हैं, FRSR बोलते हैं, फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स। इसके बहुत से क्लासेज हम अपलोड कर चुके हैं, कुछ क्लासेस बाकी हैं, उनको भी हम इन ड्यू कोर्स अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल। सो लेटेस्ट पेंशन रूल क्या है, 2021, पूरा पेंशन रूल को हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, सो कंडक्ट रूल 1964 है, पूरे इसके क्लासेज अपलोड किए जा चुके हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCA बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, ये 1965, इसके भी पूरे क्लासेज हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स, पूरे इसके क्लासेज हम अपलोड कर चुके हैं। कंपाइलेशन ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स, इसको क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। सो ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का है, ये भी मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का है। सो यहाँ पर GFR है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, रिवाइज एंड इनलार्ज, 2017 में ये चेंज हुआ है और यहाँ से जेम पोर्टल शुरू हुआ है, तो जेम के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये कंप्लीट क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, ये बुक मार्केट में नहीं मिलता है, ये बहुत मुश्किल है, फिर भी हम जैसे तैसे मैनेज किए और इसके हमने वीडियो अपलोड किए हैं। जैसे ही बुक मिलता है हम इसके और भी क्लासेज बना करके इस पर अपलोड करेंगे। बाकी अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के अपलोड ऑलरेडी क्लासेज अपलोड हैं। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस वालों के लिए है, कैटेगरी 8 के लिए है, ये कैटेगरी 9 के लिए नहीं है। सो ये जो है पेपर 2 में आता है, ठीक है। ये कैटेगरी 2nd एंड 5th के लिए है, थोड़े बहुत चेंजेज होंगे इसमें। ये कैटेगरी 3rd एंड 7 के लिए है,
रेलवे वालों का है, इसलिए इसमें रेलवे का बुक डाल दिया गया है। कैटेगरी 6 एंड 10 है, तो 6 एंड 10 में मिलता जुलता है। जो 11 वाला है 11 वाले से ये मिलता जुलता है। जो पेपर 3 है, पेपर 3 में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नोट्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड ट्रेसेस फ्रॉम अ पैसेज। सो इसमें क्या है, नोटिंग ड्राफ्टिंग होता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग किस में आता है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में आता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग के स्टैंडर्ड नोटिंग ड्राफ्टिंग के क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये पूरे क्लासेज हमने अपलोड कर रखे हैं। आप उसको जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रेसिज राइटिंग के बारे में भी हमने क्लासेज अपलोड कर चुके हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैक्सिमम सिलेबस को हम कवर कर चुके हैं। आपको जा कर के वहाँ पर रिवाइज करना है और करेंट अफेयर में अपने आप को अप टू डेट रखना है। बाकी प्रैक्टिस सेट में इस बार लाने का प्लान कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है, इसमें लिमिटेड पोस्ट होते हैं। सो पास होना कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मेरिट लिस्ट में हम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों ने हमारे साथ, बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत लोग मेहनत किए। कुछ फैमिली इश्यूज़ के चलते, कुछ हेल्थ इशू के चलते, कुछ डिफरेंट इशू के चलते अच्छे से अच्छे कैंडिडेट कुड नॉट क्वालिफाई। जो भाग्यशाली थे वो क्वालिफाई कर गए, और जो किसी भी कारण से इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। ज़रूरत है सिर्फ मन लगा करके, लगन लगा करके, विद फर्म डिटर्मिनेशन यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स। First time, second time you go for plain reading, and third time, fourth time, fifth time onwards, keep on revising. Only revision is going to help you out. So please go through the whole syllabus. Please go through the whole material. Please don't wait for notification to be published by UPSC. Please do advanced preparation. Only advanced preparation is going to help you to see your name in the merit list. मेरिट लिस्ट में अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं, एक जंप लगा करके और बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन का वेट मत करें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करें। आज ही से, अब ही से अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमें यूपीएससी लेकर के आई है, ईएसआईसी लेकर के आई है। इसका जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कारण से अगर इस बार सक्सीड नहीं कर पाए, लगे रहें। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो दिसंबर में होने वाला है, जी हाँ, दिसंबर में फिर से एलडीसी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, यूपीएससी में लिखा हुआ है। यूपीएससी का प्रोग्राम जो है कैलेंडर ऑफ द ईयर में लिखा हुआ है कि दिसंबर में फिर से ये एग्ज़ाम होगा। तो जो किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए, चाहे जो किसी भी कारण से पिछली बार अपीयर नहीं हो पाए, वो लोग आज से, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है, ये आप ही के लिए है। कुछ ही लोग मेरिटोरियस होते हैं, बाकी लोग तो समय के साथ धीरे धीरे डल बन जाते हैं। तो उनसे आपका कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन लिमिटेड 5% 10% मेरिटोरियस लोगों से है। सो जिनको लगता है कि मेरे में कुछ दम है, वो दिखाने का मौका है। और आजकल की प्रैक्टिकल भाषा में हम ये कहें तो जो पास हो गए उन्होंने अपना दम दिखा दिया, दे प्रूव्ड इट। और जो किसी भी कारण से पास नहीं हो पाए, हम समझते हैं, मेरे जान पहचान के बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी फैमिली इशू के चलते, हेल्थ इशू के चलते, दे कुड नॉट परफॉर्म वेल एज दे शुड हैव। सो किसी कारण से वो सक्सीड नहीं हो पाए। इस बार वो बिल्कुल सक्सीड होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं जितने भी क्लासेज हो सकता है उसको अपलोड करूंगा। उसके लिए हमने एक ग्रुप भी बना रखा है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं उसका लिंक ऑलरेडी है वीडियोज़ में। उस लिंक को टच करके, व्हाट्सएप लिंक को टच करके और वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने हमारे चैनल SGKG स्टडीज़ को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अब थोड़ा कमेंट भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया करें। अभी तक इस पर 242 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप यहाँ पर जा कर के एक एक प्लेलिस्ट में जा कर के और अपना एक एक करके क्लियर कीजिए। देखिए ये पेंशन रूल में हमने 18 वीडियो डाल रखा है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में 18 वीडियो हमने डाल रखा है ना। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट पर हमने यहाँ पर वीडियो डाल रखा है आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए। ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस जो है राज्यसभा लोकसभा, ये मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ये सिर्फ यहीं पे आपको मिलने वाला है, वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। इसमें और भी मैं क्लासेस ऐड करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। हमारा जो RTI का क्लास है वो RTI का क्लास SGKG 2.22 पर है, क्योंकि ये पहले का हमारा चैनल है। सो पहले वाला जो वीडियो है वो इसी चैनल पर मिलेगा। देखिए ये RTI है, RTI में 6 वीडियो दिख रहा है, तो इस पर जाकर के आप RTI का अध्ययन कर लें। कुछ इंग्लिश क्लासेज यहाँ पर मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी ग्रामर के क्लासेज मिल जाएंगे। UPSC का जो DD का एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं कुछ नया मटेरियल लेकर के, कुछ नए आपको मोटिवेशनल फैक्टर्स लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।